हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज एक नए पेपर सेट की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके पेपर का कोड है 822HY। यही होता है पेपर कोड, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना जरूर होता है। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड के अंदर साथियों 7 सेट में पेपर बनता है, और कौन सा सेट है जिसको आप सॉल्व करेंगे, इसका एक अलग कोड होता है। इस कोड को जरूर आपको अपनी कॉपी में डालना होता है। तो कहूँ अधिकतर बच्चे जान नहीं पाते हैं पेपर कोड कौन सा होता है, तो यही आपका पेपर कोड होता है। ये पेपर 2024 का है, जो कि गणित का है, और आज मैं इसका आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज इस क्लास के अंदर हम साथियों एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो साथियों 20 क्वेश्चंस होंगे। मेरी पूरी गारंटी इन 20 क्वेश्चंस में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को जरूर मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के मदद के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज इस सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ हम लोग करने जा रहे हैं, सेक्शन ए करने जा रहे हैं। से पहला क्वेश्चन लिखा है, बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यांक का योगफल होगा। शून्यांकों का योगफल का जो साथ सूत्र होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बीच वाला होता है बी का काम करता है, लास्ट वाला ये साथ ए का काम करता है, ये आपका सी का काम करता है, मतलब ए बी सी का काम करता है। तो बी की जगह पे हम -5 रखेंगे, और ए के जगह पे साथियों आपका 3 रखेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? -5/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि समीकरणों 2xay बराबर 1 तथा 3x-5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, तब ए का मान निकालिए। लेकिन जब कोई हल नहीं होता साथियों, तो होता है वो रेखाएं कैसी होती है जिसका कोई हल नहीं होता है, वो समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाओं का सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अब ध्यान देखिए, तो हम इन दोनों से काम करेंगे। यहाँ पर a1 का मान 2 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर a2 का मान आपका 3 हो जाएगा, b1 का मान यहाँ पर a हो जाएगा, और b2 का मान साथियों यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब हमें a का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 से 2 10 हो जाएगा। तो a बराबर आएगा -10/3, a बराबर -10/3। उम्मीद करता हूँ आपको 2 नंबर जो मैं आपको समझाया हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा -10.3, सॉरी -10/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी सही है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करते रहिए, आपको मैं जरूर समझाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, समीकरण 2x² प्लस 5x+4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है साथियों, आपको 3 नंबर लगाना है। सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पर बात करें तो a का मान 2 होगा, b का मान 5 होगा, और c का मान साथियों आपका 4 होगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? b के जगह पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a के जगह पर हम 2 रखेंगे, और c के जगह पे 4 रखेंगे। ओके, अब देखिए, तो d बराबर ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -4 दूनी 8 चौको 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे साथियों, तो d का मान कितना आएगा? कितना आएगा? 7 आएगा। क्योंकि 0 से छोटा तो लिखेंगे, चूंकि d लेस देन 0 ग्रेटर देन, मतलब जो आपका ये मान है ये क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा जो आपका d का मान आया है, तो याद रखिए जब d का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? वो वास्तविक नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? अतः इसके मूल वास्तविक
नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे मतलब अवास्तविक होंगे। क्या होंगे? अवास्तविक होंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर साथियों आपके तीसरे में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, अभी अगला सवाल आप है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और झटका देने वाला सवाल है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों, ठीक है, समांतर श्रेणी 4,9,14 ... 254 का अंत से 10वां पद, अंत से निकालना मतलब अंत से जब निकालेंगे, इधर से निकालेंगे तो एक का काम करेगा 254, तो एक का काम कितना होगा? 254। चलिए यहाँ से जब d का मान निकालेंगे तो d बराबर साथियों हो जाएगा, यहाँ पे अंत से निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अंत से जब भी निकालेंगे तो d का मान माइनस में आएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो इससे तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पर d का मान -5 आएगा। क्यों आएगा? अंत से निकाल रहे हैं। हमें n का मान y लिखा है तो वहाँ पे 10 हो जाएगा साथियों। अब हमें 10वां पद बताना है अंत से, तो an बराबर साथियों a + n - 1 d का फार्मूला यूज करेंगे साथियों। a का मान 254 हो जाएगा साथियों, प्लस 10 -1 और d का मान हो जाएगा -5। ध्यान से देखिएगा, तो 254 और प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 में से एक जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो जब 54 में से 45 जाएगा साथियों तो 9 बचेगा, तो 209 आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 209 आंसर आएगा, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में साथियों लाइक बटन तभी जरूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए यस सर मुझे समझ में आ गया। अब देखिए इसका 5वां सवाल क्या कहता है। 5वें सवाल को ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, मतलब क्या है? समरूप त्रिभुज है, और हमें सही इसमें से चुनाव करना कौन सही होगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कोण हमारा यहाँ बी बन रहा है और यहाँ पे कोण डी बन रहा है। याद रखिएगा, अब अगर इन त्रिभुजों का नामकरण करेंगे तो कोण बीच में होगा, मतलब इसका त्रिभुज क्या बनेगा? त्रिभुज ABC बनेगा, और सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा साथियों EDF। त्रिभुज समरूप जो होगा ये होगा EDF। अब देखते हैं ये जिस त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज का समरूप होने का नियम हो गया। अब ये ऑप्शन जो सही होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो ये देख रहे हैं ABCDE, तो ये जो E बीच में आ गया इसका मतलब E कोण होगा, तो कोण तो E है नहीं, D कोण है। यहाँ पर देखेंगे ABCF आ गया बीच में, तो भैया F भी कोण नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ABC और EDF, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि साथियों जो हमने यहाँ पर किया है उसका चुनाव, उसका मिलान यहाँ ऑप्शन नंबर सी से हो जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 ये कह रहा था कि 2 त्रिभुज आपके पास समरूप देके रखे हैं, हमें ये बताना है इन तीनों में से या चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इसमें सही है, ये त्रिभुज आपके लिए समरूप होगा। अगर आप सोचें कि ए को बीच में रख दें तो गलत हो जाएगा, कि कोण एक है नहीं, जो कोण होता है उसको बीच में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर बी बीच में है और यहाँ पर डी बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया मूल बिंदु कौन से होते हैं? मूल बिंदु जो आपके होते हैं वो मूल बिंदु होते हैं 0, 0। तो आपके पास 0, 0 दे के रखा है, दिया क्या दे के रखा है? 0, 0 दे के रखा है भैया, एक दे के रखा है -3, -4 दे के रखा है। हमें दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र ये होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। D बराबर सूत्र होगा साथियों अंडर रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। याद रखिए ऑब्जेक्टिव सवाल बिना सॉल्व किए आप टिक नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से x1 का ये काम करेगा, y1 का ये काम करेगा, x2 का काम करेगा और y2 का काम करेगा। तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे x2 का मान तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, -0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 का मान -4 काम करेगा और -0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा साथियों 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साथियों 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, माइनस का, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, अंडर रूट 9 बन जाएगा, प्लस अंडर रूट 416 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा अंडर रूट 25,
वो अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है। कितना होता है तो 5। अब देखते हैं 5 किस ऑप्शन में आपके पास है, वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे तो 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आएगा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यदि कॉट ए बराबर साथियों कितना 3/4 है तो सेक ए का मान कितना होगा, ये भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखेंगे कि दिया क्या है 7 नंबर के क्वेश्चन में। अगर हम हल करने का प्रयास करें और हल करेंगे तो हमारे पास कुछ दिया जरूर होगा। तो लिखेंगे दिया है कि क्या देखिए रखा है, कॉट ए बराबर 3/4। फटाफट हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में कॉट ए, कॉट क्या होता है साथियों, आधार बटा लंब होता है, मतलब 3/4 हो जाएगा। ए बी सी मान लेंगे। अगर हमें ए सी निकालना है तो ए सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और चूंकि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ए सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए बी कितना देखिए रखा 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ए सी का होल ऑफ स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, ए सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ये 25 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 25, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का मान 5 होता तो ये 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका मान है ये देख लेते हैं। हमें निकालना सेक ए का साथियों। तो सेक ए जो होता है ये किसके बराबर होता है, सेक ए जो होता है साथियों ये कॉस ए का उल्टा होगा। कॉस होता है साथियों आधार बटा कर्ण, तो ये क्या होगा, ये होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा कर्ण कितना आपका 5 है, आधार आपका 3 है, तो सेक ए बराबर 5/3 आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में साथियों 5/3 ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। बी नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि हमारे पास आंसर आया है 5/3 और जिस ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है डी नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, लिखा हुआ यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान हमें बताना है, कितने डिग्री होगा। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या देखे रखा है, tan अल्फा बराबर sin अल्फा देके रखा है और अल्फा का मान पूछा है। अगर sin को तोड़ेंगे साथियों तो हमारे पास क्या आएगा, तो tan को तोड़ेंगे तो आएगा sin अल्फा बटा cos अल्फा आएगा, बराबर में क्या आएगा sin अल्फा आएगा। साइन से साइन को काट देंगे तो ऊपर हमारे पास 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1/cos अल्फा बराबर यहाँ पर भी 1 बचेगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस एक कमाएगा कॉस, तो आएगा cos अल्फा, क्या आएगा cos अल्फा बराबर 1, और cos में 1 कितने डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री का, तो कहेंगे cos अल्फा बराबर cos 0 डिग्री। cos से cos कट जाएगा, अल्फा बराबर 0 डिग्री आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर साथियों ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा साथियों, एक छड़ की ऊंचाई का उसकी छाया से अनुपात, मतलब एक छड़ खड़ा हुआ है साथियों ऐसे, और उसकी छाया यही तो बनेगी परछाई। तो कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई है, जो उसकी लंबाई है वो 1 है साथियों। कितना है, 1 है, और जो इसके छाया है वो √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना है बहुत ही आसान तरीके से। इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। हमें ये थीटा का मान बताना है। ये लंब हो गई, ये आधार हो गया। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 किस डिग्री का मान, 30 डिग्री का। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर साथियों ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan से 3 कट जाएगा tan, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और इसको आप टिक लगा के तैयार कर लीजिए। देखिए ये कैसे मैंने आपके सामने हल किया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, यह कह रहा है साथियों, लिखा है किसी एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों का मतलब साथियों कि आपके पास एक गोला है, एक साथियों वृत्त है, ये आपके पास व्यास है, तो ये सिरा है और ये सिरा है। यहाँ पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये बता दीजिएगा। अगर स्पर्श समांतर रेखाएं हैं तो केवल 2 खींची जा सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही है। इसको आप याद कर लीजिए कि साथियों किसी व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है साथियों, लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का मतलब आर का मान दे के रखा है 12 सेंटीमीटर साथियों, एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण, मतलब थीटा का मान कितना देकर रखा, 60 डिग्री दे के रखा है। ओके, वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। बच्चे आ जाओ, तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या है क्या है, त्रिज्य खंड का है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता साथियों थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे थीटा, तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे के रखा साथियों। अब यहाँ पर क्या रखेंगे 60 डिग्री गुणे पाई, आर का मान 12 है तो गुणे 12 का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे कितना होगा 360, 60 एकम 60 और 60 छक्का 360, तो पाई गुणे 12 का स्क्वायर 144 होता है, नीचे 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यह आपका आएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है साथियों। आप ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है कि पाई को हटाकर हमने क्यों नहीं कुछ गुणा किया, कि 22/7 से क्यों नहीं गुणा किया, या 3.14 से गुणा क्यों नहीं किया। तो मेरे भाइयों, मैंने ऑप्शन पहले देख लिया, चाहे कि सारे ऑप्शन पाई में हैं तो गुणा क्यों करूंगा। जब ऑप्शन पाई में नहीं होता तो मैं क्या करता, इसको 22/7 से या 3.14 से गुणा करके तब आंसर लेकर के आता। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि एक गोले का व्यास मतलब डायमीटर बराबर स्मॉल डी दे के रखा है, तो इसका आयतन बताना है। ध्यान से देखिएगा, तो पहले आर बराबर इसका क्या हो जाएगा, डी बटा 2 हो जाएगा। तो हमें गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन का सूत्र लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो जाएगा, पाई ऐसे रखेंगे, आर का मान डी बटा 2 रखेंगे, डी बटा 2 का होल ऑफ क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा, 4/3 गुणे पाई गुणे डी क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर क्या हो जाएगा पाई डी क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। देखते हैं साथियों ये जो आपका आंसर आया है ये 12 नंबर के किस ऑप्शन में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कि हमारे पास जो आपका, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि पाई/6 डी क्यूब। तो आपका ये जो आपका आंसर आया है ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर डी में मिला है, जो कि आपका यही करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो याद कर लीजिए, मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ कि साथियों किसी भी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता साथियों 3 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चूंकि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे डी देता तो डी स्क्वायर में कर देता, चूंकि यहाँ पे आर दिया तो आर स्क्वायर वाला ही, और ये ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन भले ना याद हो लेकिन ये आंसर याद होना चाहिए, पता नहीं ऑप्शन चेंज कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो मैंने जवाब बताया है
3πr², ये आपको जरूर याद हो गया होगा। अब इसी क्रम में 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा समझने लायक है। लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। सबसे पहले माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, तो बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग पूछा है। तो सबसे पहले बारंबारता में जाएंगे और माध्यिका ढूंढने के। माध्यिका मतलब जो सबसे बीच में होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 के बीच में क्या है ये साथ, तो ये बीचों बीच में है। तो बीचों बीच में की अगर बात करें तो 5 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, ये 10 से 15 वाले में आ रहा है। कितने वाले में आ रहा है, 10 से 15 वाले में आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आएगा। क्योंकि माध्यिका पूछता था, माध्यिका मतलब होता है बीचों बीच में, तो मैंने बारंबारता में ढूंढा, सबसे बीच में 5 था। 5 का वर्ग साथियों अंतराल क्या है, 10 से 15 तक है। 10 से 15 वाला हमें ऑप्शन नंबर सी से मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साथियों, लिखा हुआ है किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है। ध्यान दीजिए तभी आप समझ पाएंगे। माध्य कितना है साथियों, ये आपका 27 दे के रखा है। माध्यिका कितना दे के रखा है, 29। तो बहुलक क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर, इसको आपको याद कर लेना चाहिए मेरे अनुसार। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, 3 गुणे माध्यिका कितना देके रखा है, 29 देके रखा है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना देके रखा है, ये आपका 27 देके रखा है। ओके, तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आएगा आपका 2, 3 त्रिक का 9 2 11 117 हो गया, माइनस 27 दूना 54 होगा। कितना होगा, 27 दूना, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। 9 त्रिक 27 के साथ हासिलेगा 2 और 3 दूनी 6 2 8 होगा। कितना होगा साथियों, 8 होगा। अब 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 33 आया है। और 33 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसा, क्योंकि 33 हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के सी नंबर में 33 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। साथियों माध्य निकालना है, और माध्य भी निकलेगा, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी समझ जाएंगे, लेकिन कैसे समझेंगे ध्यान से देखिएगा। सूत्र क्या होता है माध्य का, माध्य बराबर सूत्र होता है साथियों सिग्मा एफ एक्स आई बटा सिग्मा एफ। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग सारणी बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सारणी दे के रखा है, इस सारणी को हम लोग ऐसे बना लेंगे। सारणी जब आप बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, वर्ग अंतराल की बात करूँ तो ये इसको अब मैं लिखता ना हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 0 से 10 दे के रखा है, ये 2 दे के रखा है। 10 से 20 दे के रखा है, ये आपका 1 दे के रखा है। ये आपका 20 से जो 30 दे के रखा है, ये 4 दे के रखा है। ये जो साथियों ये वर्ग अंतराल है, क्या वर्ग अंतराल है साथियों। ये आपकी बारंबारता जिसको यफ से लिखते हैं साथियों, और यहाँ पे हम निकालेंगे यफ आई और यक्स आई, मतलब हम इसको गुणा करेंगे। इसे 1 मिनट और समझ लीजिए। सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ आई और यक्स आई। ओके, घबराइएगा नहीं, आप घबराएंगे तो दिक्कत होगा। ओके, अब निकालेंगे 30 से 40, तो ये कितना देके रखा, 3 देके रखा। अब ये एक्साई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। ये 20 और 10 30 आएगा, इसका आधा 15 आएगा। ये 50 होगा, इसका आधा 25 होगा। ये 70 होगा, इसका आधा 35 होगा। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा साथियों, 15 एक कम 15 हो जाएगा साथियों, 25 चौको 100 हो जाएगा साथियों, और 35 तिया 105 हो जाएगा। अब मैंने सूत्र क्या लिखा, सिग्मा एफ लिखा और सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखा है, तो इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे बराबर 4 3 7 3 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे साथियों, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 10 25 30 130 हो, 230, कितना हो जाएगा 230। तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 230 और नीचे लिखेंगे साथियों यहाँ पर 10। 0 से 0 कट जाएगा, तो माध्य कितना लिख देगा 23। माध्य कितना निकला 23। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा कि कैसे साथियों मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 16 में साथियों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप इसको घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ये सारे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है एक अधिवर्ष मतलब सामान्य वर्ष साथियों। अधिवर्ष उसे कहते हैं साथियों जिसमें जो वर्ष होगा उसमें 365 दिन का क्या होगा, साल होगा। कितने दिन का होगा, 365 दिन का साल होगा। अब कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं हल करके समझाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। जब तक आप हल करेंगे नहीं कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और रियल क्वेश्चन का आंसर आप बता नहीं पाएंगे। देखिए अगर हम अर्धवर्ष में बात करें, ध्यान से देखिएगा, अर्धवर्ष में सप्ताह की बात करें, अर्धवर्ष बराबर 365 दिन। 365 को हम लिख सकते हैं साथियों 364 प्लस 1, और 364 दिन जो होता है 364 और 7 से भाग करेंगे तो यह आएगा 52। कितना आएगा, 7 25 35 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 52 सप्ताह। कितना हो गया साथियों, 52 सप्ताह। ध्यान से देखिएगा 52 सप्ताह प्लस 1, तो जो 52 सप्ताह है साथियों इसमें क्या है, 52 सोमवार तो आ जाएंगे, लेकिन 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चूंकि 364 दिन में क्या है 52 सप्ताह चुके हैं, तो अगला क्या होगा, एक दिन जो होगा वो क्या होगा, सोमवार ही तो होगा। तो लिखेंगे साथियों अधिवर्ष में, ध्यान से देखिएगा, अधिवर्ष में 53 सोमवार, ध्यान से देखिएगा 53 सोमवार आने की प्रायिकता, आने की जो प्रायिकता होगी, ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। 52 तक तो 364 था, 52 सप्ताह में क्या था, 52 सोमवार थे, 364। एक फादिल हुआ, कितना हुआ, एक, तो एक निश्चित घटना है तो इसको एक सोमवार लिखेंगे। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका साथियों कितना होगा, 1/7। कितना होगा, 1/7। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कितने आसान तरीके से मैंने बताया कि 364 के साथ 52 सप्ताह होंगे, 52 में तो 52 सोमवार हो ही जाएंगे, लेकिन बात की गई 53 सोमवार, मतलब कि उसमें एक सोमवार जो अगला एक दिन बढ़ रहा है वो कैसा होगा, 53वां सोमवार होगा। और 53वां सोमवार आने की संभावना क्या होती है साथियों, 1/7 प्रायिकता होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 भी से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है 2020 में हुआ, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 है, मतलब अगर इसको 4 से भाग करेंगे साथियों तो कैसा कैसा हम कह सकते हैं, अगर 2020 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इस साल में 366 दिन रहे होंगे, ये तो बात पक्का हो गया, कितना 366 दिन रहे होंगे। दूसरी बात ये भी कहा गया है हमारे सवाल में, कहा यह गया है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है। मतलब ये जवाब नहीं हो सकता क्योंकि 365 है, ये जवाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही दिन हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 कहाँ से आ जाएगा। अब बात की गई वहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 4 से कट गया 2020, तो पूरे साल में दिन कितने होंगे, 366 दिन का, यहाँ पे 365 है, तो आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी सही होगा, 1/366। कुछ ऐसे सवाल होते हैं आप इसको ट्रिक बेस से भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगाना है सूत्र से तो ऐसे लगा सकते हैं कि दोनों मित्रों का, ध्यान देगा, दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन, क्या, एक ही दिन होने की, ब्रैकेट में प्रायिकता पी बराबर क्या होगा, एक दिन बटा कुल दिन। ओके, निश्चित घटना वाला अनुमानित घटना, ठीक है, तो कुल दिन। तो मैंने 2020 में देखा कि 366 दिन थे और एक ही दिन उनका जन्म हुआ, तो मैं 1 लिखूंगा, और एक कुल दिन कितने 366 हैं, तो मेरा अप्रायिकता कितना आएगा, 1/366 आएगा। उम्मीद करता हूँ जो आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 18 हल किया और ऑप्शन नंबर जो बी आपका आया वो आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर हम अगले क्रम में बढ़े और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। सवाल 19 नंबर कह रहा है साथियों, 19 नंबर कह रहा है 2 बिंदुओं P को मानते हैं साथियों 2, 3 और Q को मानते हैं साथियों
4, इनके बीच की दूरी बताना है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम x1 मानेंगे, y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। तो अगर हम दूरी का सूत्र निकालें, PQ बराबर जो दूरी का सूत्र बनेगा, ये बनेगा क्या, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो अपना सूत्र बना। अगर हम इस ब्रैकेट में इसको पुट करें तो x2 का मान कितना होगा साथियों, 4 होगा, और x1 का मान साथियों 2 होगा, इसका स्क्वायर कर लूँगा, प्लस y2 का मान यहाँ पर साथियों 1 होगा और -3 का होल ऑफ स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे तो ये 4 में से 2 जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 1 में से 3 जगह -2 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करूँगा, फिर ब्रैकेट के आगे जाऊँगा, रूट से बाहर निकालने का प्रयास तब करेंगे जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 4 4 8 होगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, ब्रैकेट में रूट में 4 गुणे 2, और 4 जब बाहर निकलेगा 2 बनेगा, तो आपका आंसर आएगा 2√2। 2√2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों 2√2 किसका आंसर है। तो 2√2 साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20, जो आप यहीं पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा है साथियों, कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उससे कहते हैं जो साथियों रूट में हो लेकिन उसका वर्गमूल ना बने। लेकिन कुछ संख्याएं रूट में होती हुई भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, क्योंकि उनका वर्गमूल बन जाता है। जैसे कि √25 का मान 5 होता है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। √81 का मान 9 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। ये ऑलरेडी p/q के रूप में लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है ही। लेकिन अगर 5 + √2 की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 का भी तो अलग है ही, ये परिमेय बन जाएगा, लेकिन √2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय को अपरिमेय में जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही बनता है। तो आपका साथियों क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और उम्मीद करता हूँ कि हमने अभी तक जो MCQ साथियों किया है 20 MCQ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और अभी तक हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया इस पेपर के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दिए। चलिए आज की इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।